नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कामकाज की शुरुआत कर ली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आइसोलेशन पीरियड पूरा हुआ। दिल्ली स्थित आवास में ही फाइलों का निस्तारण किया। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हालांकि ये इंतजार था कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से अपने कार्यकाल को संभालें और उनका स्वास्थ्य खराब होने के चलते जो कामकाज रह गया था, जो कामकाज जो है लंबित पड़ा हुआ था, उन तमाम चीजों को देखते हुए अब अपनी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने उठाई और दिल्ली स्थित आवास में ही सभी फाइलों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना कामकाज फिर से शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत खराब थी, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद अस्पताल में भर्ती किया गया, दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था, जहां से डिस्चार्ज होने के बाद अब अपने आइसोलेशन के कार्यकाल को पूरा करने के बाद अपना कामकाज एक बार फिर से उन्होंने शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हमारे साथ किशोर रावत है फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि हर किसी को इंतजार था कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हों और उनके नेतृत्व में कामकाज शुरू हो सके। एक बार फिर कामकाज की शुरुआत, पूरा अपडेट दें जरा किशोर। देखिए, मुख्यमंत्री का जो आइसोलेशन पीरियड है वो खत्म हो चुका है और वो कोरोना की जंग भी जीत चुके हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल वो दिल्ली में है, दिल्ली में अपने सरकारी आवास में मौजूद है और डॉक्टरों की सलाह के बाद कहा है कि अभी फिलहाल वो 7 दिन तक वो दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे और सरकारी आवास में उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। जो लगातार फाइलें पेंडिंग थी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पिछले 18 तारीख से कोरोना पॉजिटिव थे, तो ऐसे में उस जो टाइम था उस टाइम बाउंड में कई फाइलें ऐसी थी जो अभी अटकी हुई थी, तो उस पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली मंगाकर लगातार काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री फिलहाल किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 7 दिन तक वो डॉक्टरों की सलाह पे अभी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इस दौरान अपना कामकाज शुरू कर दिया और लगभग मुख्यमंत्री ने जहाँ तक सड़कों की बात है या फिर पेयजल की है या फिर जो कोविड के कारण कई सारी फाइलें अटकी हुई थी जो कोविड में लोगों को जरूरत थी, तो ऐसे में उन सभी फाइलों का निस्तारण मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया है। ठीक है किशोर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संग खुली बहस के लिए नहीं पहुंचे, जिस पर सिसोदिया ने कहा कि अब विश्वास हो गया कि उत्तराखंड में जीरो वर्क है। केजरीवाल बनाम उत्तराखंड सरकार मॉडल पर खुली बहस के लिए सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया देहरादून स्थित ऑडिटोरियम पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने IRDT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का करीब 40 मिनट तक इंतजार किया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया चले गए। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मदन कौशिक के न आने से ये साफ हो गया कि अगर सरकार ने कुछ काम किया होता तो सामने आकर बताते। उन्होंने कहा है कि भारत की संस्कृति चुनौती का सामना करने वाली है, जबकि भाजपा की संस्कृति चुनौती देकर भाग जाने की है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया डोईवाला के पास जीवनवाला लाल तप्पड़ में एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने भी पहुंचे। नर्सिंग भर्ती के मानकों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारी को समर्थन दिया। सोमवार को रावत ने इस संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश से फोन पर बातचीत कर भर्ती के जटिल मानकों को राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करने को भी कहा है। दरअसल केदारनाथ विधायक मनोज रावत के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जिसमें विधायक मनोज रावत ने बताया कि राज्य में 1200 से अधिक नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होनी है। सरकार ने उत्तराखंड नर्सिंग सेवा नियमावली 2020 में कई ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जो राज्य के बेरोजगार युवाओं के हितों के खिलाफ है। नियमावली में 30 बेड के अस्पताल में साल सेवा का अनुभव और फॉर्म 16 की अनिवार्यता की वजह से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के करीब करीब सभी बेरोजगार इस भर्ती के लिए अपात्र होने जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो उसी को लेकर बातचीत की गई। नर्सेज का जो भर्ती की जो विज्ञापन निकला, उसमें जो 1 साल 30 बेड वाले किसी भी अस्पताल में सेवा का अनुभव और उसके साथ फॉर्म 16 की अनिवार्यता, इसके कारण राज्य के लगभग 95% बच्चे बाहर हो रहे हैं। और ये बेहूदी एक शर्त जो है, ये मुझे लगता है कि राज्य के बच्चों के साथ एक षड्यंत्र करके कुछ छोटे दर्जे के नौकरशाहों ने ये बेहूदी शर्त थोपी है। और अगर इसको हम देखेंगे कि आजकल हाल ही में 9 राज्यों में इसी तरह के विज्ञापन निकले हैं। हर राज्यों ने ये सुनिश्चित किया है कि केवल और केवल उनके प्रदेश के बच्चे और कोई भी उसमें
उन्होंने सेवा का अनुभव वाली शर्त ने रखी है। लेकिन अब उत्तराखंड पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि न तो 12-13 साल से जो संविदा पे काम कर रहे हैं वो बच्चे योग्य हो रहे हैं, और न वो बच्चे योग्य हो रहे हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग के बाद तुरंत कोविड जैसे खतरनाक समय में लगभग 1 साल से जो सेवा कर रहे हैं वो बच्चे भी योग्य नहीं हो रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य के नीतिकार किस ओर राज्य को ले जा रहे हैं। राज्य के बच्चों को बेरोजगार करके राज्य के बच्चों का त्याग नहीं देख रहे हैं, उनकी तपस्या नहीं देख रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं देख रहे हैं, और उन्होंने जो राज्य के लिए बुरे वक्त में सबसे कठिन दौर में काम किया है उसको नहीं देख रहे हैं और ऐसी बेहूदी शर्तों को थोप रहे हैं। लेकिन हम इसका विरोध कर रहे हैं और किसी भी हालत में 11 तारीख को जो ये इनका समय ख़त्म हो रहा है, नर्सेज सर्विसेज का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, इससे पहले हम राज्य सरकार से ये आशा रखते हैं कि वो इस बेहुदे और राज्य के अहित वाले निर्णय को वापस लेगी। जिन्होंने 30 बेड के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली है 1 साल, वही आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब है 8 जिलों में तो कोई नहीं रहेगा, और उसके बाद 4 जिलों के अंदर भी पर्याप्त संख्या नहीं रहेगी। और इससे होगा क्या कि कल बाहर से लोग आएंगे, और जब चिन्याली सौड़ में, भटवाड़ी में, मुंशियारी में नर्सिंग के पद निकलेंगे तो उनको बुखार आ जाएगा और वो मेडिकल लगाएंगे, वो जाएंगे नहीं वहाँ पद खाली रहेंगे और हमारे कागजों में पद भर जाएंगे। तो ये उत्तराखंड के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा, और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर के आएंगे तो खुद इसको स्थगित करेंगे उसको, और इस क्लॉज को जो है इसको हटाएंगे। उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत से ही बेरोजगारी पर हंगामा शुरू हो गया। किसान आंदोलन ने पहले ही सरकार की नींद उड़ा रखी है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी वर्ष में त्रिवेंद्र सरकार की चिंता बेरोजगारी के मुद्दे पर और बढ़ गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से सरकार के 7 लाख लोगों को रोजगार के दावों को झूठा बताया गया। हरदा का यह कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में 32,000 युवाओं के हाथों को रोजगार दिया गया, जबकि मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में अब तक केवल 3100 पदों पर ही बमुश्किल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में बेरोजगारी पर सियासत गरमाई। क्या अफसरों ने सरकार की फजीहत कराई? बेरोजगारी पर हरीश रावत का गुस्सा फूटा। बोले 7 लाख रोजगार देने का दावा झूठा। उत्तराखंड में मिशन 2022 के तैयारों में जुट सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही सरकार की नींद किसान आंदोलन ने उड़ा दी थी। अब उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है, जिससे सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रोजगार को लेकर त्रिवेंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे वादे को झूठा करार दिया। हरदा का दावा है कि मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार ने अब तक केवल 3,100 पदों पर ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 32,000 लोगों को स्थायी एवं अस्थायी रोजगार दिए गए। हरदा का दावा है कि वो विभागवार इन नियुक्तियों का आंकड़ा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने अब तक की सरकारों में हुई नियुक्तियों का आंकड़ा रखा है। हरीश रावत के मुताबिक एनडी तिवारी की सरकार में 17,000, उसके बाद बीजेपी सरकार में 9,000 नियुक्तियां, इसके बाद 2012 से 2017 में 32,000 लोगों को नौकरियां दी गईं। त्रिवेंद्र सिंह जी ने कह दिया मैं गैरसैंण में 25,000 करोड़ खर्च करूंगा, तो हमने उसको पचा लिया। लेकिन अब जब ये बात आने लगी कि 7 लाख लोगों को नौकरी दे दी, 7 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दी, तो ज़रा सा इसको पचाना, ये मामला ऐसा है जो हजम नहीं हुआ मुझे। तो इसलिए मैंने एक ब्यौरा जारी कर दिया कि नारायण जी के कार्यकाल में 17,000 कुछ ज़्यादा है, खंडूरी जी और निशंक जी का यदि मिला करके देखें तो 9,000 के करीब है, करीब 9,000 पूरा नहीं है। और खैर बहगुणा जी के कार्यकाल में कुछ कोशिशें हुई, कुछ वहाँ भर्तियाँ हुई विधानसभा में, लेकिन और मेरे कार्यकाल में 32,000 लोगों को नौकरियां जिसको कहते हैं। इस मामले में सत्ताधारी दल बीजेपी ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास का कहना है कि हरीश रावत की ओर से बताए जा रहे आंकड़े फर्जी हैं।
पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में जो भर्तियां हुई वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार की ओर से अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। कांग्रेस की ओर से सरकार के इस दावे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है। माननीय हरीश रावत जी बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही पुराने लीडर भी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और लंबे समय तक सांसद रहे हैं। परंतु इस तरह से हल्का स्टेटमेंट देना, जो मैंने पढ़ा उनका स्टेटमेंट कि हमने इतना रोजगार दिया है, 40,000 रोजगार की बात कर रहे हैं, किंतु अपने कार्यकाल में मात्र 4,000 रोजगार भी उन्होंने नहीं दे पाए और जो दिए भी होंगे वो भ्रष्टाचार हुआ, व्यापक भ्रष्टाचार हुआ उसमें। इसलिए जो उनका वो स्टेटमेंट है रोजगार देने की जो बात की है उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। 50 बार कह चुका हूं कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में कितने बेरोजगार नौजवानों को स्थायी तौर पे, अस्थायी तौर पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, लेबर में जो भी आपने काम दिया उनके हाथ को, आप आंकड़ा तो पेश करो। अब ये आंकड़े हवाई कि ठेली वाले को 10,000 रुपये दे दिया वो भी रोजगार हो गया, पकौड़ा तलने के लिए दे दिया 20,000 रुपये वो भी रोजगार हो गया। ये रोजगार थोड़ी है। ई रिक्शा वाला जिनको आपने इतना प्रताड़ित किया वो भी आपने रोजगार में जोड़ा हुआ है। इन सब के बीच उत्तराखंड में सरकारी महकमे ही बेरोजगारों के साथ छलावा करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल राज्य में सरकारी विभाग रिक्त पदों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर फॉर्म तो भरवा रहा है, लेकिन परीक्षा से ऐन पहले पदों की संख्या में कटौती भी कर रहा है। हाल ही में कृषि अधिकारी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। इसके लिए रिक्त पदों की संख्या 280 बताई गई, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले संख्या घटाकर 150 कर दी गई। यही हाल वन दरोगा भर्ती में देखने को मिला। इसमें आवेदन के वक्त रिक्त पद 316 बताए गए, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इन पदों की संख्या घटाकर 39 करने की योजना है। इसके चलते बेरोजगारों में आक्रोश है, वो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में लगातार बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती जा रही है और मौजूदा समय के हालातों की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में स्थिति फिलहाल खराब हो चुकी है। बेरोजगार लगातार परेशान होता जा रहा है। अभी अगर मैं हाल की बात करूं तो जो सहायक कृषि अधिकारी के फॉर्म निकले थे और जो वन दरोगा के फॉर्म निकले थे उसके रातों रात इन्होंने क्या किया कि पद घटा दिए। वन दरोगा के 316 से सीधे 39 पद कर दिए और सहायक कृषि अधिकारी के इन्होंने 280 से 130 पद कर दिए। अब बेरोजगार भटक रहा है, जाए तो जाए कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए। तो बेरोजगार मंच हम लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आगामी हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो इससे बड़ा हम प्रदर्शन करेंगे, जो कहीं ना कहीं जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, त्रिवेंद्र सरकार की होगी। कुल मिलाकर देवभूमि में चुनावी दंगल से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। सरकारी महकमों की ओर से रिक्त पदों में की जा रही कटौती बेरोजगारों के दर्द पर नमक छिड़कने जैसा है। अब देखना होगा कि चुनावी वर्ष में सरकार इन सब चुनौतियों से कैसे निपटती है। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MDH। अब
आपको बताते चले, कोरोना वैक्सीन को लेकर समाज पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया था। अखिलेश यादव के बयान पर लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के अहंकार ने बुद्धि हर ली है। वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से तैयार हुई है। इसे लेकर उल्टी सीधी बातें करना उन तमाम डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपमान है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के जहां अभी लोगों को उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन जल्दी शुरू हो जाएगा, इसे लेकर के दूसरी बैच भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपा की वैक्सीन है और इसे मैं नहीं लगाऊंगा। इसे लेकर के बड़ी बहस छिड़ गई है। भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी को नशे देते हुए कहा कि अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ में भाजपा विधायक संजय गुप्ता जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और उन्होंने इस तरह की बात कही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो पगला गए हैं। उनकी ये बचकानी हरकत है, वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। ये सबकी पूरे देशवासियों की वैक्सीन है। हाँ, ये ठीक है, केंद्र में हमारी सरकार है और हमारे विश्व के नेता परम आदरणीय मोदी जी के द्वारा ये पूरी मशक्क़त के साथ हमारे चिकित्सकों ने, वैज्ञानिकों ने इसकी शोध करके ये बहुत जल्दी शीघ्र बनाई है, जिससे देशवासियों को सुरक्षा मिल सके। उनके जो मानव हानि होती जा रही थी उससे निस्तारा मिल सके। तो ये जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। और माननीय मोदी जी ने सब लहजे में भी कहा है कि लोगों को ये विपक्षी दल बरगलाए ना, हम सब एक हैं, पूरे देशवासी एक हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ा विश्वास रखते हैं। और इसी प्रकार वैक्सीन को लेकर के कई मौलाना जो है वो फतवे जारी कर रहे हैं कि इसमें सुअर की चर्बी है, इससे धर्म विशेष जो है कहीं ना कहीं उसे साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएगा। क्या है ये सब, क्यों, मतलब क्या होगा इस आने वाले दिनों में? मुस्लिम समाज में जो पढ़ा लिखा जनमानस है वो दवाई के बारे में जानता है और जिससे ये शरीर स्वस्थ हो सके, शरीर बच सके। सबने कहा है पहले शरीर फिर कोई बात हो। वही तो बात है कि मतलब इसे धार्मिक चश्मे से देखना कोई जरूरी है? नहीं, ये गलत है। धार्मिक चश्मे से देखना, ये दवाई है और दवाई किसी भी चीज़ की हो। वैसे हालांकि इसमें ना सुअर की चर्बी है ना किसी और का वो है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे चिकित्सकों ने सिद्ध भी कर दिया, बता भी दिया सबको। फिर भी अगर कोई कर रहा है तो गलत बात कर रहा है, उनकी सोच अच्छी नहीं। अच्छा, जिस तरह से अब लास्ट चल रहा है किसान आंदोलन का भी, उसमें भी अब लगता है बात बन जाएगी। आपको लगता है कल एक मीटिंग है? हाँ, अभी उन्होंने माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा है, बातचीत तो जारी है और माननीय मोदी जी चाहते हैं किसानों का विकास हो, उनकी आय दुगनी हो। और वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती तो पहले से होती आई है और कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने इतने अच्छे सुझाव दिए हैं जो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा उसको सारी खामियां दूर करनी पड़ेगी और वो किसान के पक्ष में ही है। मोदी जी कदापि भी कोई गलत स्टेप नहीं उठा सकते। वो देशभक्त है और देशवासियों के प्रति समर्पित है। चलिए, तो विधायक संजय गुप्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है वो गलत है और खास तौर पर वैक्सीन दवा है, पूरे देश की दवा है, उसे भारत के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने मशक्कत के बाद बनाया है। लिहाजा इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए और नहीं पार्टीबाजी में उलझना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश जो है पगला गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। चलिए, खबर में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी आपको देते चले। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अस्पताल में भर्ती, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद दून अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। रविवार को उनकी रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव। सिटी स्कैन में किशोर उपाध्याय के फेफड़ों में हल्का संक्रमण मिला। बुखार और हल्की खांसी की भी शिकायत है। ये पूरी जानकारी, दून अस्पताल में भर्ती हैं किशोर उपाध्याय और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में ही भर्ती कर दिया गया। हालांकि उसके बाद उनकी जांच की गई है, जिसके बाद ये जानकारी मिली है कि सिटी स्कैन में किशोर उपाध्याय के फेफड़ों में हल्का संक्रमण है। इसी के साथ ही बुखार और हल्की खांसी की भी शिकायत है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना अपडेट आपको देते चले। उत्तराखंड में सोमवार को 301 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई और राज्य में अब तक 90,112
संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में सोमवार को 695 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए और अब तक 85,400 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 92% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 3,966 एक्टिव केसेस हैं। राज्य में सोमवार को 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। राज्य में अब तक 1,535 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है। 301 नए कोरोना केसेस हैं जो सामने आए हैं। इससे ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी कोरोना में रफ्तार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में अभी जो कोरोना के आंकड़े हैं वो थमे नहीं है, अभी भी लगातार जो है नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो देवभूमि में कोरोना ने तांडव मचा रखा है, क्योंकि जहां एक और नए केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं राहत भरी बात यह है कि जो संक्रमित मरीज हैं उनके ठीक होने की संख्या 92% के आसपास है। यानी कि जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है कि लोग कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो उन चीजों को रिकवर कर लिया जाता है और कोरोना को मात देकर लोग स्वस्थ भी हो जाते हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। देहरादून और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हुई। बारिश से तापमान में गिरावट आई। देहरादून सहित 4 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है और 5 जिलों में भारी बर्फबारी की भी संभावना है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से और बढ़ेगी ठंड। यानी कि अब लगातार जिस तरह से मौसम का रुख बदलता नजर आ रहा है, मौसम जिस तरह से रुख ले रहा है, बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है, उससे जाहिर सी बात है कि पहाड़ों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ने के और आसार हैं। 2 जनवरी से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जारी है। 6 जनवरी को मौसम साफ होने की उम्मीद है। यानी कि लगभग जो मौसम विभाग पूर्व अनुमान लगा रहा है वो सटीक नजर आ रहा है, क्योंकि 6 जनवरी तक मौसम के खराब होने का पहले से ही अनुमान मौसम विभाग ने लगाया। चेतावनी लोगों को दे दी ताकि सावधानी से वो अपने घरों से बाहर निकलें और गर्म कपड़े पहनकर निकलें और जिस रूट में भी वो जा रहे हैं सबसे पहले उन रूट को जो है चेक कर लें कि कहीं रूट यातायात बाधित तो नहीं है बर्फबारी के कारण या बारिश के कारण। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए पहले से ही मौसम विभाग ने जो है लोगों को अलर्ट कर दिया था, चेतावनी पहले से दी गई। अब लगातार मौसम विभाग ये जानकारी दे रहा है कि अभी भी कड़ाके की ठंड, बर्फबारी और बारिश इसी तरह से 6 जनवरी तक रहने वाली है। उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम साफ होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के 5 जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। भारी बर्फबारी होने से सड़क मार्ग जो है पहाड़ का वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने देहरादून सहित 4 जिलों में आज ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई है। वहीं 6 जनवरी को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पिछले 2-3 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला प्रदेश भर में लगातार जारी है। फिलहाल भी देहरादून में हल्की बारिश सुबह से ही हो रही है और ये मौसम का मिजाज आगामी 6 जनवरी तक जारी रहने वाला है। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। मसूरी में देर रात को हुई बारिश, सुबह के समय बादल छाए, तापमान में भारी गिरावट आई है। आज भी बारिश होने की संभावना मसूरी में है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगी बारिश। तो ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को चेतावनी दे रखे हैं और साथ ही मौसम विभाग की जानकारी बिल्कुल सटीक भी बैठ रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुछ ऐसे ही नजारा मसूरी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बादल जो है मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदलता नजर आ रहा है। मसूरी में भी सुबह से हल्के बादल छाए रखे, अब बारिश की संभावना, हालांकि अगले 24 घंटे में भी बारिश हो सकती है, ये भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज, जोशीमठ के आसपास वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढके औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, ये लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। और बताते चलें जोशीमठ के आसपास वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। सफेद चादर से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली सब ढकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ चारों तरफ अगर नजर डालें तो बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आएगी। यानी कि हेमकुंड
बद्रीनाथ धाम औली बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देखेंगे। एक बार फिर बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में अब जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरा क्षेत्र शीत लहर की चपेट में है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में बद्रीनाथ धाम में हेमकुंड साहिब और जोशीमठ के अन्य आसपास वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। तो पर्यटक भी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली का दीदार करने अब भारी मात्रा में पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें, पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, जो अब जाकर समाप्त हुआ है। साल की पहली बर्फबारी के साथ ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली पूरी तरीके से पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। तो बाबा बद्रीश का द्वार भी सफेद रंग की घृत कंबल कही जाने वाली बर्फ में ढक चुका है। अभिषेक अग्रवाल, हिंदी खबर, जोशीमठ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।